हेलो एवरीवन, नमस्कार। एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। प्रयोगशाला परिचालक की सीरीज में हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती क्लास में मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार जो कनेक्टिव वेस्कुलर टिश्यू होता है वो अलग अलग भागों में बटा होता है। उसके अंतर्गत आज के इस लेक्चर में हम डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और जो प्लेटलेट्स होते हैं या रक्त संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को देखने वाले हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको एक चार्ट बताया था, वो मैं आपको आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि जो संवहनी संयोजी ऊतक होता है या तरल संयोजी ऊतक होता है, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है मानव शरीर में। एक हिस्सा होता है रक्त या ब्लड और दूसरा हिस्सा होता है लसिका या इंग्लिश में कहते हैं इसको लिम्फ। ठीक है, तो हमने रक्त की शुरुआत की थी। पिछले क्लास में मैंने रक्त के बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो आपको बताई हैं। साथ ही साथ इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो रक्त होता है वो फिर से दो भागों में बटा होता है। एक हिस्सा उसका होता है जो कि कहलाता है ब्लड प्लाज्मा या रक्त प्लाज्मा, जो रक्त का तरल हिस्सा होता है। ये वही हिस्सा है जिसके चलते रक्त तरल रूप में या लिक्विड फॉर्म में रहता है। फिर उसमें छोटे छोटे कणिकाएं पाई जाती हैं ब्लड में, रक्त में, जिसको ब्लड कार्पल्स कहते हैं या रक्त कणिकाएं जो है वो आपका कहा जाता है। इनका परसेंटेज भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो परसेंटेज को भी आप याद रखना बेटा कि अगर हम ब्लड को 100% मान के चलें तो इस ब्लड में 55 से 60% ब्लड प्लाज्मा होता है और 45 से 50% जो है रक्त कणिकाएं ब्लड कार्पल्स होते हैं। मतलब लिक्विड फॉर्म का परसेंटेज ज्यादा है, 55 से 60% ब्लड प्लाज्मा है, और जो कण फॉर्म है, जो बोल सकते हैं ग्रेन्यूल्स हैं, उनका परसेंटेज अपेक्षाकृत कम है, ज्यादा कम नहीं है। ये भी 40 से 45% के आसपास पाए जाते हैं। फिर जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, हालांकि प्लेटलेट्स सभी जीवों में नहीं पाया जाता, चूंकि हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लेटलेट्स पढ़ रहे हैं। ये केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। मैं आगे इसी क्लास में आपको डिटेल्स इसको समझाने वाला हूँ कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं। जो आरबीसी होता है उसको रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, और प्लेटलेट्स को शुद्ध हिंदी में पट्टिकाणु कोशिकाएं भी जो है वो आपका कहते हैं। राइट। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए कि जो आरबीसी होता है उसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ऐसा कहना भी उचित है, या फिर एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में, इस लेक्चर में बेसिकली हम ये ब्लड प्लाज्मा को देखेंगे, ब्लड कार्पल्स के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स को देखेंगे। साथ ही अंतिम में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का एक और हिस्सा है ब्लड के अलावा, जिसको लसिका या लिम्फ कहते हैं, वहां से भी बहुतायत में प्रश्न बनते हैं, उसको भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आज की क्लास में पूरा ब्लड हम देखने वाले हैं, पूरा रक्त हम देखने वाले हैं। रक्त संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ जो पूर्ववर्ती एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में या आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने ब्लड के बारे में क्या क्या चीजें जो है वो आपका पढ़ी थी। हमने देखा था कि रक्त किस प्रकार का टिश्यू, किस प्रकार का ऊतक होता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, और विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन करते हैं उसको हीमेटोलॉजी कहा जाता है। जिसमें हृदय का अध्ययन करते हैं उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मात्रा मैंने बताया था रक्त की, एक स्वस्थ शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, मतलब हल्का ये एल्केलाइन या क्षारीय प्रकृति का होता है। कार्य में मैंने बहुत सारे कार्य बताए थे, कुछ प्रमुख कार्य की शरीर में वायु का परिवहन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, शरीर के ताप का नियमन करता है, शरीर में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पूर्ववर्ती क्लासेस में जो है वो आपका पढ़ा रखी हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चार्ट को देखते हुए चलिएगा।
ये चार्ट देख लीजिए। तो रक्त हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं बेटा रक्त प्लाज्मा के बारे में, फिर हम इन रक्त कणिकाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ब्लड प्लाज्मा के बारे में या रक्त प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें पूरी तरीके से समझने वाली हैं। मैं आपको लिख लिख के समझाऊंगा बेटा, फिर जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने खुद यहाँ पे लिख करके बनाया है उससे मैं आपको रिवीजन कराते हुए चलूंगा, और ये नोट्स आप हमारे निशुल्क टेलीग्राम बैच से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है वहां पे प्रयोगशाला लिख करके अपना नाम लिख करके व्हाट्सअप करना होगा। ठीक है, चलिए मैं बात कर लेता हूँ ब्लड प्लाज्मा के बारे में। तो जहां पे देखो बेटा रक्त की बात आती है, ब्लड की बात आती है, इतना तो आप सभी जानते हो कि ब्लड किस फॉर्म में रहता है। तो ब्लड लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, ब्लड किस अवस्था में रहता है, रक्त किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, तो रक्त जो प्लाज्मा है, ये रक्त प्लाज्मा ही वो कारक है या वो कारण है जिसके चलते ब्लड लिक्विड फॉर्म में या द्रव अवस्था में रहता है। निम्न में से किस कारक के चलते रक्त द्रव अवस्था में पाया जाता है? तब आपको उत्तर लेना है रक्त प्लाज्मा, क्योंकि रक्त प्लाज्मा एक द्रव है। ठीक है, अब द्रव है तो ये किससे बना होगा, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है वो समझ लीजिए। तो जो रक्त प्लाज्मा होता है ये एक प्रकार का बोल सकते हो पानी है, लेकिन केवल पानी नहीं है। पानी प्लस इसमें बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ घुले हुए अवस्था में रहते हैं। रक्त प्लाज्मा में बेटा पानी 90% रहता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रक्त प्लाज्मा में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? तो पानी है। 90% हिस्सा ब्लड प्लाज्मा का क्या होता है? पानी होता है। अब अन्य पदार्थ क्या क्या रहते हैं? तो बहुत सारे अन्य पदार्थ रहते हैं, मतलब 10% अन्य पदार्थ रहेंगे। अब इन 10% अन्य पदार्थों में क्या क्या है? तो 10% अन्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के मिनरल्स घुले होते हैं। मिनरल्स कहने का मतलब जो अलग अलग प्रकार के खनिज लवण होते हैं वो घुले हुए अवस्था में रहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वो घुले हुए अवस्था में रहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन घुले हुए अवस्था में रहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम घुले हुए अवस्था में रहते हैं। तो अन्य 10% पे बहुत सारी चीजें आती हैं, मिनरल्स हैं, हार्मोन्स हैं, प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं। ये सभी ब्लड प्लाज्मा में घुले हुए रहते हैं, लेकिन इनका हिस्सा 10% या उससे भी कम होता है। ब्लड प्लाज्मा का जो मेन हिस्सा होता है वो पानी होता है। 90% इसमें क्या रहता है? पानी। और इसी के चलते, इसी ब्लड प्लाज्मा के चलते हमारा जो रक्त है वो लिक्विड फॉर्म में या द्रव अवस्था में जो है वो आपका पाया जाता है। ठीक है, और चार्ट में तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि रक्त में रक्त प्लाज्मा का प्रतिशत 55 से 60% रहता है। रक्त में रक्त प्लाज्मा 55 से 60% रहता है, ये मैं बता चुका हूँ। और 40 से 45% क्या रहते हैं? 40 से 45% रक्त कणिकाएं रहती हैं। रक्त कणिकाएं कहने का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो प्लेटलेट्स, ये सब रहते हैं कितने? 40 से 45%। और 55 से 60% क्या रहता है? रक्त प्लाज्मा। तो बस इतनी बातें आप रक्त प्लाज्मा के बारे में याद रखिए कि रक्त प्लाज्मा ही वो उत्तरदायी कारक है जिसके चलते रक्त जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये रक्त प्लाज्मा में 90% पानी होता है, शेष 10% अन्य पदार्थ के रूप में खनिज लवण, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम आदि रहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात 55 से 60% हिस्सा रक्त का ये रक्त प्लाज्मा बनाता है। 40 से 45% हिस्सा जो है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जैसी कणिकाएं जो हैं वो मिल करके बनाती हैं। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, रिवीजन कर लीजिए, फिर अगले कंपोनेंट की ओर जो है हम आपका आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया रक्त प्लाज्मा जो है रक्त का 55 से
60% भाग, 55 से 60% हिस्सा जो है ये आपका बनाता है। ठीक है, इसमें 90% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। एक एक वर्ड जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें खनिज लवण, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम पाए जाते हैं 10% के आसपास। 90% तो क्या है बेटा, पानी है। और इसी रक्त प्लाज्मा के चलते ब्लड तरल रूप में रहता है, या ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, चार्ट को मैं फिर लेकर के चल रहा हूं आपके सामने। ब्लड के अंतर्गत हमने ब्लड प्लाज्मा देख लिया। अब बात आती है किसके बारे में, रक्त कणिकाओं के बारे में, ब्लड कार्पल्स के बारे में, जो ब्लड का 40 से 45% हिस्सा बनाती हैं। तो रक्त कणिकाओं के अंतर्गत हमको आरबीसी पढ़ना है, डब्ल्यूबीसी पढ़ना है, प्लेटलेट्स पढ़ना है। शुरुआत हम करते हैं किससे, आरबीसी से। ठीक है, रक्त कणिकाएं, और रक्त कणिकाओं के अंतर्गत हम शुरुआत कर रहे हैं किससे, आपका लाल रक्त कणिकाओं से, या रेड ब्लड सेल से। क्या कहेंगे इसको, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, सीएस मतलब सेल्स। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। इसका मैंने एक और नाम बताया था, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। किसी भी नाम से पूछे, आरबीसी बोले, लाल रक्त कणिका बोले, लाल रुधिर कणिका बोले, आरबीसीएस बोले, एरिथ्रोसाइट्स बोले, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट रख दिए हैं, और भी चीजें अपने को पढ़नी है, मेरे को बतानी है, बट ये की पॉइंट मैंने रखा हुआ है जिससे ज्यादा प्रश्न पूछता है आरबीसी को लेकर के। क्या, आरबीसी के निर्माण को लेकर के प्रश्न बनता है बेटा, कि आरबीसी का निर्माण, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर के किस भाग में होता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। दूसरा, आरबीसी के लाइफ साइकिल से क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जीवन अवधि होता है, वो कितने दिनों का होता है। और चूंकि आरबीसी का जो रंग है वो लाल रंग का होता है, तो ये आरबीसी लाल रंग की क्यों दिखाई देती है, इससे भी जो है ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं है कि ये तीन चीजों से ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मैंने बताया कि ये की पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं। बाकी आरबीसी के बारे में तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो डायरेक्ट आप एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछी जाएंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निर्माण के बारे में। तो देखो, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसका निर्माण होता है रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो, हिंदी में इसको कहते हैं लाल अस्थि मज्जा। अब जिनको अस्थि मज्जा क्या होता है वो अगर नहीं पता तो सरल भाषा में बता दूं। अस्थि अर्थात हड्डी, हड्डी के बीच का जो स्थान होता है जिसमें भरा हुआ आपका बोल सकते हैं सेमी सॉलिड मटेरियल रहता है, उसको मज्जा कहा जाता है। तो हड्डी के बीच का होलो पार्ट जिसमें भरा रहता है वो अस्थि मज्जा कहलाता है। तो लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। क्या ये सही है? सही तो है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। ज्यादातर ऐसा ही प्रश्न बनता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ऑप्शन में रेड बोन मैरो रहता है, उसको टिक लगाएंगे, सही हो जाएगा, क्योंकि अधिकांशतः ऐसा ही प्रश्न पूछता है। बट रेड बोन मैरो में या लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का बनना, ये केवल एक वयस्क व्यक्तियों में होने वाली घटना है, वयस्क मनुष्य में, मेल फीमेल में होने वाली घटना है। लेकिन अगर इसमें डीप क्वेश्चन जाएगा तो याद रखना कि जब मनुष्य भ्रूण अवस्था में रहता है, एम्ब्रायो कंडीशन में रहता है, यूट्रस में, गर्भाशय में, उस समय रेड बोन मेरो इस लाल अस्थि मज्जा में नहीं बनता। उस समय जो आपका रेड ब्लड सेल है, लाल अस्थि मतलब लाल रुधिर कणिका है, वो बनता है यकृत में और प्लीहा में। यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर, और प्लीहा को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिन। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए। सामान्यतः ये प्रश्न पूछता है कि मतलब वयस्क भ्रूण, ऐसा नहीं लिखा रहा था, सीधा पूछता है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आपको उत्तर लेना है रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। लेकिन अगर भ्रूणीय अवस्था में अगर हम देखें तो लीवर और प्लीहा में, अर्थात
यकृत और स्प्लीन में जो है आपका आरबीसी का निर्माण जो है वो आपका होता है। अब दूसरे की पॉइंट पे आते हैं। दूसरा की पॉइंट है जीवन काल। आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है वो 120 डेज की होती है। 120 दिनों का इसका जीवन अवधि कहा जाता है। मल्टीपल टाइम्स ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा गया है कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 120 दिनों की होती है, 120 दिन, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब आरबीसी का इंड होता है, जब आरबीसी नष्ट होती है, जब आरबीसी समाप्त होती है, तो ये समाप्त कहां पर होती है, नष्ट कहां पर होती है, ये भी प्रश्न बनता है। तो आरबीसी जो है प्लीहा में जाकर के, स्प्लीन में जाकर के नष्ट होते हैं, ठीक है। देखो प्लीहा कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जा रहा है। प्लीहा या स्प्लीन वो ऑर्गन है जिसमें भ्रूणीय अवस्था में वहां पे आरबीसी बनता है, साथ ही लीवर में भी बनता है। साथ ही प्लीहा या स्प्लीन ही वो स्थान है जहां पे आरबीसी नष्ट होती है। कहां पे जाकर के नष्ट होती है, प्लीहा में। इसीलिए इस प्लीहा को लेकर के एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। उत्तर लेता है प्लीहा या स्प्लीन। रीजन क्या है कि प्लीहा या स्प्लीन वो स्थान है जहां पे रेड ब्लड सेल नष्ट होते हैं, समाप्त होते हैं। इसीलिए मानव शरीर के प्लीहा को या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला की पॉइंट आपके सामने है। अगला की पॉइंट ये बोल रहा है कि आरबीसी का जो रंग है वो लाल क्यों होता है। आरबीसी का जो आपका रंग लाल एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के चलते होता है जिसको कहते हैं एचबी, या इसको क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन लाल रंग का वर्णक वाला एक प्रोटीन है, बोल सकते हो, जिसको शॉर्ट में एचबी से इंडिकेट करते हैं। तो हीमोग्लोबिन के चलते आरबीसी का रंग लाल होता है, या हीमोग्लोबिन के चलते रक्त का रंग लाल होता है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, लेकिन हीमोग्लोबिन से एक और क्वेश्चन पूछता है हीमोग्लोबिन की मात्रा को लेकर के, ठीक है। हीमोग्लोबिन कितना जो है वो मेल में पाया जाता है, कितना मैंडेटरी है, और कितना आपका फीमेल में, ठीक है। महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है और पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। देखिए एक चीज आप ये ध्यान रखिए बेटा कि साधारणतया सामान्यतया जो आपकी महिलाएं होती हैं उनमें पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत कम हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। इसी के चलते जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों की तुलना में जल्दी थक जाती हैं, क्योंकि ज्यादा हीमोग्लोबिन मतलब ज्यादा ऑक्सीजन वहन क्षमता और ज्यादा ऑक्सीजन आपके ऊतकों तक पहुंचेगा। इसीलिए पुरुष जो है वो हैवी वर्क, भारी कार्य ज्यादा कर पाते हैं, और महिलाएं जो है वो पुरुषों की तुलना में जल्दी थक जाती हैं, क्योंकि उसमें नेचुरली हीमोग्लोबिन का स्तर पुरुषों की तुलना में कम रहता है। तो महिलाओं में कम हीमोग्लोबिन, तो कम ऑक्सीजन वहन क्षमता, उनके ऊतकों तक कम ऑक्सीजन पहुंचता है, तो ऊतकें कोशिकाएं जल्दी थक जाती हैं। तो ये कितनी कितनी मात्रा में रहता है वो देख लीजिए। पुरुषों में मेल में 13.2 से 16.6 ग्राम प्रति डेसीलीटर, इसी मात्रक में इसको याद रखना ना, ग्राम प्रति डेसीलीटर, ऐसा ही पूछता है। अब देखिए कई सारे स्रोतों में आपको अलग अलग चीज मिलेगा ना, मैं एकदम मानक आपको बता रहा हूँ। मोटा मोटा 13 से 16 भी याद रख सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट आप देखोगे तो 13.2 से 16.6 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अगर मेल में 13.2 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन मिल रहा है, मतलब उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है। साधारणतया महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी ज्यादा रहती है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कहा जाता है 11.6 से
15.6 या 15 मान सकते हो, ठीक है, 15.5 या 15.6, 15 ग्राम या 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो 11 से 15, 13 से 16 ऐसा आप मान के चलिए। महिलाओं में अगर 11.5 से कम एचबी है तो वो एनीमिक कहलाती हैं, वो बीमारी एनीमिया कहलाती है, जो भारत के अधिकांश महिलाओं में जो है वो आपका पाई जाती है। तो इतनी बातें लाल रक्त कणिकाओं को लेकर के आप याद रखेंगे। क्या क्या मैंने बताया उसको चलिए रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वयस्क अवस्था में इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में रेड बोन मेरो में होता है, जबकि भ्रूण अवस्था में प्लीहा अर्थात स्प्लीन या एवं लीवर या यकृत में इनका निर्माण होता है। जीवन काल मैंने बताया 120 दिन का होता है। आरबीसी जो है वो कहाँ नष्ट होते हैं? प्लीहा में नष्ट होते हैं। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के चलते होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 13.2 से 16.6 ग्राम प्रति डेसीलीटर और महिलाओं में 11.5, 15.5 या 11.5 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर जो है वो आपका पाया जाता है। इससे कम होना चाहे पुरुषों में चाहे महिलाओं में एनीमिया रोग जो है वो आपका कहलाता है, ठीक है। साधारणतः महिलाओं में क्या रोग होता है? ये एनीमिया रोग होता है, ठीक। तो क्या आरबीसी के अंतर्गत इतनी चीजें ही पढ़नी है अपने को? तो नहीं, आरबीसी से और भी बहुत सारे प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके बनते हैं। डायरेक्ट मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ प्रश्नों की ओर, क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। पॉइंट वाइज पढ़ते हुए चलिए। सबसे पहला पॉइंट आपको मैं रीड करवा रहा हूँ। जो हीमोग्लोबिन होता है, ये श्वसन के समय ऑक्सीजन से मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो गहरे लाल रंग का होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एचबी ऑक्सीजन से मिल करके बनाता है HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसी को कहते हैं। यही गहरे लाल रंग का होता है और यही ऊतकों तक, कोशिकाओं तक पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से बंध बनाने की क्षमता 250 गुना अधिक होती है। आमतौर पे आप सोचते होंगे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जल्दी बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन की तुलना में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कल कारखानों से निकलने वाला धुआं होता है, नॉर्मल आप आग जलाते हो तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, आपका बाइक हो, कार हो, उसका जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन की तुलना में इस कार्बन मोनोऑक्साइड से इसका जो बंध बनाने की प्रकृति होती है वो 250 गुना ज्यादा होती है। इसीलिए कई बार खास करके गाँवों में बंद कमरे में ठंड के दिनों में खाट के नीचे सिगड़ी जला करके सो जाते हैं लोग बाग और सुबह नहीं उठ पाते। सुबह वो स्वर्ग सिधार चुके होते हैं। रीजन यही है, व्यक्ति की मृत्यु होती है पता नहीं चलता, क्योंकि सांस लेता है तो उसमें ऑक्सीजन जाने की बजाय पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड जाने लगता है, क्योंकि एचबी 250 गुना ज्यादा बॉन्ड बनाना चाहता है, किससे? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से। कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, दिमाग तक नहीं पहुंच पाता और व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं, कोमा में भी चले जाते हैं, ठीक। तो इस फैक्टर को भी याद रखना। हीमोग्लोबिन में आयरन या लोहा पाया जाता है, ये भी बहुत कॉमन सा फैक्ट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, ये चीज याद रखना। जो नॉर्मल ऊंचाई पे रहने वाले लोग होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग होते हैं, उनके ब्लड में जो आपका आरबीसी होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। वो नेचुरली एक प्रकार का बोल सकते हो अनुकूलन है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाते जाते हैं, ऑक्सीजन में कमी होती जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है एक प्रकार का अनुकूलन है कि उनमें आरबीसी की मात्रा ज्यादा रहती है।
और आरबीसी ज्यादा मतलब हीमोग्लोबिन ज्यादा मतलब ऑक्सीजन वहन क्षमता ज्यादा। तो कम ऑक्सीजन क्षेत्र में भी वो जल्दी नहीं थकते हैं, ये एक प्रकार का उनका प्राकृतिक अनुकूलन है। उसके बाद आरबीसी का अधिक संख्या में होना एक प्रकार का रोग है जिसको ब्लड कैंसर, जिसको पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, माफ कीजिएगा। आरबीसी का ज्यादा संख्या में होना एक प्रकार का रोग है जिसको कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पॉलीसाइथेमिया क्या है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होना, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होना, ऑप्शन सी आरबीसी की संख्या अधिक होना, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आंसर होगा पॉलीसाइथेमिया मतलब आरबीसी का संख्या में अधिक हो जाना। याद रहेगा, ये पूछ देगा डायरेक्ट, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलीसाइथेमिया एक प्रकार की डिसीज है। पॉलीसाइथेमिया कहने का मतलब एक्सेस आरबीसी, आरबीसी की संख्या अधिक हो जाना ही क्या कहलाएगा? पॉलीसाइथेमिया कहलाएगा। ठीक है, तो आरबीसी को लेकर के इतने सारे फैक्ट बेटा आप याद रखना। ठीक, तो कणिकाएं जो ब्लड में 40 से 45% हिस्सा रखती हैं, उसमें से जो प्रमुख कणिका है आरबीसी, हमने उसको देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रमुख कणिका को देखते हैं जो कि है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका। इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं हम? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल कहिए या श्वेत रुधिर कणिका कहिए या ल्यूकोसाइट्स कहिए, एक ही बात है। इसमें भी मैंने वो 3 की पॉइंट रखे हुए हैं। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है और डब्ल्यूबीसी के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। निर्माण की बात करें, जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है, इसका निर्माण होता है पीली अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है पीली अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता था? लाल अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है येलो बोन मेरो, या बोल सकते हैं क्या, पीली अस्थि मज्जा में। साथ ही साथ जो लिम्फ नोड होता है, ठीक है, इसके साथ एंड लिम्फ नोड, या हिंदी में कहते हैं लसिका पर्व। अब सर लसिका पर्व कहाँ पे होता है, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो लिम्फ नोड को अलग से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस जान लीजिए कि लिम्फ नोड नामक ऑर्गन में जो है आपका क्या बनता है? डब्ल्यूबीसी बनता है। तो डब्ल्यूबीसी के लिए 2 जगह याद रखिए मानव शरीर में, एक तो पीली अस्थि मज्जा और एक आपका लसिका पर्व, येलो बोन मेरो और लिम्फ नोड। अब बात आती है इनके जीवन काल का। तो आरबीसी की तुलना में इनका जीवन काल बहुत ही कम होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 13 टू 20 डेज होता है। 13 से 20 दिन मात्र इनका जीवन काल होता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाती हैं। कई पुस्तकों में मैंने देखा है इसको 5 से 6 दिन, 1 से 3 दिन, 3 से 5 दिन ऐसा लिखा होता है, जो कि गलत है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 13 से 20 दिन, बोल सकते हो कम से कम 2 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते इनका जीवन काल जो है वो आपका होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम होता है, शरीर में इम्यूनिटी बनाए रखना या शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना या विकास करना, यह शरीर के रक्षक की भांति कार्य करता है। यह शरीर के सिपाही की भांति जो है कार्य करता है। अलग अलग संक्रामक रोगों से, बाह्य पदार्थों से डब्ल्यूबीसी हमारे मानव शरीर की रक्षा करते हैं, इसीलिए इसको शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। इसीलिए इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने वाला भी कहा जाता है। एक्चुअल में जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, ये मानव शरीर में बनाते हैं एंटीबॉडी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी मानव शरीर में क्या बनाते हैं? ए एंटीजन, बी एंटीबॉडी, ऐसा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी मानव शरीर में क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। ये एंटीबॉडी ही एक प्रकार के सिपाही हैं
जो हमारे इम्यून सिस्टम या हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती हैं, एक बार जब किसी भी एंटीजन के लिए, किसी भी बाहरी पदार्थ के लिए एंटीबॉडी बन जाती है, तो वो मानव शरीर में जीवन भर नष्ट नहीं होती। आप बोल रहे होंगे सर 13 से 20 दिन में डब्ल्यूबीसी नष्ट हो जाता है। वो अलग चीज है बेटा। डब्ल्यूबीसी बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। डब्ल्यूबीसी बनाते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वैक्सीन। वैक्सीन का पूरा सिस्टम एंटीबॉडी पे ही बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पोलियो वायरस के लिए पोलियो वैक्सीन है, तो जो छोटे बच्चों को चाहे आपका ओरल खुराक हो, चाहे सीरिंज के माध्यम से जो आपका पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है, उसमें मृत या इनएक्टिव पोलियो वायरस ही होता है। तो उसके खिलाफ जैसे ही वो शरीर में जाता है, भले ही वो पोलियो मृत वायरस है या इनएक्टिव वायरस है, लेकिन पोलियो वायरस तो है ना, तो शरीर उसको खतरा मानता है। और डब्ल्यूबीसी उस पोलियो वायरस, मृत पोलियो वायरस के खिलाफ जो है एंटीबॉडी बना लेता है। ठीक है, तो मृत पोलियो वायरस या इनएक्टिव पोलियो वायरस डाल के हमारे शरीर में क्या बन गया, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन गया। अब कभी मान लीजिए एक्टिव पोलियो वायरस से आपका शरीर अगर इफेक्टेड हो जाता है, तो ऑलरेडी आपके शरीर में उसके लिए क्या बना हुआ है, एंटीबॉडी, तो उससे लड़ेगा, उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाते हैं जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में जो है प्रमुख भूमिका निभाते हैं। एक बार बनी हुई एंटीबॉडी जीवन भर नष्ट नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, एक वर्ड मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, पॉलीसाइथेमिया, याद आया? पॉलीसाइथेमिया मैंने मतलब क्या बोला था, एक्सेस आरबीसी। आरबीसी का अधिक संख्या में बनना एक प्रकार का रोग है जिसको कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। एक और रोग होता है बेटा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, इसमें डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में बनता है। डब्ल्यूबीसी का अधिक मात्रा में बनना कहलाता है ल्यूकेमिया। इसमें छात्र बने कंफ्यूज होते हैं, इवन कई बार मैं कंफ्यूज जाता हूँ, अभी कुछ देर पहले हो जा रहा था। तो ल्यूकेमिया वर्ड से आप ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और एक्सेस ल्यूकोसाइट या एक्सेस डब्ल्यूबीसी का बनना ही ल्यूकेमिया है। तो ल्यूकेमिया और ल्यूकोसाइट्स मिलता जुलता वर्ड है। तो ज्यादा डब्ल्यूबीसी बनना कहलाता है ल्यूकेमिया, और ज्यादा आरबीसी का बनना वो कहलाता है पॉलीसाइथेमिया। दोनों डिसीज है। इसमें से जो ल्यूकेमिया है ना, इसी को ब्लड कैंसर कहा जाता है। ब्लड कैंसर यही है, ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी बनना। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो मैंने आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बताए उसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए मैं रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले तो जो डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनका निर्माण कहाँ होता है, तो इनका निर्माण होता है पीली अस्थि मज्जा और लसिका पर्व में, इंग्लिश में कहें तो येलो बोन मैरो और लिम्फ नोड में। इनका जीवन काल 13 से 20 दिन तक का होता है, और इनका मेन काम होता है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, इम्यून सिस्टम डेवलप करना रोगों के प्रति। और मैंने क्या क्या बताया था डब्ल्यूबीसी के बारे में, कि ये शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करती हैं, इसीलिए इनको शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। ये एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती हैं। एक बार बनी हुई एंटीबॉडी जीवन भर नष्ट नहीं होती है। साथ ही मैंने अंतिम में बताया था कि ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी बनना, श्वेत रक्त कणिकाओं का अपने स्तर से बहुत अधिक बनना ल्यूकेमिया कहलाता है, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है डब्ल्यूबीसी के बारे में या ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो हमने आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स पढ़ लिया, हमने डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स पढ़ लिया। अब हम तीसरे कणिका पे पहुंचते हैं जो कि है प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु कोशिकाएं। इतना शुद्ध हिंदी तो नहीं पूछता, लेकिन याद रख लो, क्या? पट्टिकाणु कोशिकाएं, प्लेटलेट्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी जैसे इसमें बहुत कुछ जानना नहीं है। ठीक है, कम क्वेश्चन बनता है, कम पढ़ना है इसमें।
क्या पढ़ना है प्लेटलेट्स में वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चीज कि जो प्लेटलेट्स होता है बेटा, ये केवल मैमल्स में पाया जाता है। प्लेटलेट्स केवल मैमल्स में पाए जाते हैं। मैमल्स कहने का मतलब केवल स्तनधारियों में प्लेटलेट्स पाया जाता है। फाइलम कॉर्डेटा में हम 5 भाग पढ़ते हैं: फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनी वर्ग, जिसमें से केवल स्तनी वर्ग में या स्तनधारियों में, मैमल्स में ही प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, बाकी में नहीं पाए जाते। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसके कार्य से बनता है कि जो प्लेटलेट्स होता है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। जब हमारा शरीर कट छिल जाता है, चोट वगैरह लग जाती है, तो रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्लेटलेट्स। मानव शरीर में कटने छिलने पर रक्त के थक्का निर्माण को लेकर के 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो बार बार अलग टाइप से क्वेश्चन बनता है। देखो, रक्त का थक्का निर्माण के लिए विटामिन अगर पूछेगा तो विटामिन के याद रखना। विटामिन जो आपका के होता है ये रक्त का थक्का निर्माण में सहायक होता है। अभी प्लेटलेट्स की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। विटामिन से पूछेगा तो विटामिन के इसके लिए सहायक होता है बेटा, ठीक है। अगर प्रोटीन से पूछेगा तो एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ठीक है। ये मेड बाय लीवर। किसके द्वारा बनता है? ये लीवर के द्वारा। मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा पाचन तंत्र में कि लीवर 2 प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट इज फाइब्रिनोजेन, द सेकेंड वन इज हिपेरिन। दोनों का मैंने फंक्शन आपको बता रखा है पूर्ववर्ती क्लासेस में। तो प्रोटीन पूछेगा तो लीवर एक प्रोटीन बनाता है फाइब्रिनोजेन, ये भी ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर रक्त की कणिकाओं की बात करें तो ये जो प्लेटलेट्स है, ठीक है, ये भी रक्त का थक्का जमाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग से इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आप देख लीजिए। राइट, क्या क्या बताया मैंने बताया सबसे पहले प्लेटलेट्स के बारे में। ये केवल किस में पाया जाता है? केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाया जाएगा, केवल मैमल्स के रुधिर में पाया जाएगा, ठीक है। और रक्त का थक्का जमाने में क्या होता है? सहायक होता है। बाकी जो ब्लड क्लॉटिंग को लेकर के मैंने बताया, विटामिन पूछेगा तो विटामिन के, प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो कि ये लीवर में बनता है। और रक्त के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु कोशिकाएं भी रक्त का थक्का जमाने में क्या होती हैं? सहायक होती हैं। चार्ट में मैं आपको लेकर के चलता हूँ, थोड़ा सा बैक चलते हैं, ठीक है। अब इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में हमने ब्लड के अंतर्गत ब्लड प्लाज्मा देख लिया और ब्लड कार्पल्स के अंतर्गत आरबीसी देख लिया, डब्ल्यूबीसी देख लिया, प्लेटलेट्स देख लिया। अब बारी है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के दूसरे भाग की, दूसरे हिस्से की, जिसको लसिका या लिम्फ कहते हैं, ठीक है। रक्त और लसिका में क्या अंतर है? लिम्फ और ब्लड एक दूसरे से कैसे अलग हैं? इससे क्वेश्चन बनता है बेटा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? लिम्फ के बारे में, ठीक है। लिम्फ या आपका लसिका, ठीक है। जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, वैसे लिम्फ को लिम्फोसाइट भी कहते हैं। लिम्फोसाइट्स भी इसको कहा जाता है। तो लसिका कहिए, लिम्फ कहिए या लिम्फोसाइट्स कहिए, एक ही बात है। अब ये क्या होता है? परिभाषा अगर मैं बताऊं तो परिभाषा इसका ये कहता है कि मानव शरीर में जो रक्त वाहिकाएं होती हैं और जो ऊतक होते हैं, इन रक्त वाहिकाओं और ऊतक के बीच में जो अंतरा कोशिकीय अवकाश होता है
उसमें पाया जाने वाला रंगहीन तरल लसिका है। अब कितना कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा है ना, परिभाषा तो कॉम्प्लिकेटेड रहता ही रहता है। चित्र के माध्यम से मैं इसको समझाता हूँ। ये नीचे बेटा मान लो कोई टिश्यू है, कोई ऊतक है, हाथ पैर कहीं का भी मान लो, तो ये एक ऊतक है, एक टिश्यू है, राइट। ये लाल कलर में जो दिखाई दे रहा है ये मैंने खुद बनाया है, इसको मतलब ड्रॉ नहीं किया है, अलग अलग जगह से ला करके मैंने रखा है। तो ये जो लाल रंग का पाइप दिखाई दे रहा है इसको रक्त वाहिका मान लो, कोई भी ब्लड वेसल्स मान लो, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स है, एक प्रकार का रक्त वाहिका है जिसमें क्या बहता है, रक्त बहता है, ठीक है। तो परिभाषा ये बोलता है कि मानव शरीर में जो रक्त वाहिकाएं होती हैं और जो ऊतक होता है इनके बीच में भी तो तरल पदार्थ भरा रहता है ना, वही तरल पदार्थ क्या है, लसिका है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा और डिटेल में अपन जाते हैं। इस रक्त वाहिकाओं के भीतर में क्या है, ब्लड है, इसके भीतर में क्या है, ब्लड है। अब ब्लड जहां पे बात आई, ब्लड तो पहले दो भागों में बटा होता है, ब्लड प्लाज्मा 55 से 60% अभी बताया था मैंने आपको, ठीक, प्लस इसमें रहता है ब्लड कार्पल्स रक्त कणिकाएं, जिसमें आरबीसी रहते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी रहते हैं, जिसमें क्या रहते हैं, प्लेटलेट्स रहते हैं। तो रक्त के अंतर्गत ये सारी चीजें रहती हैं। अब होता क्या है, इन रक्त वाहिकाओं में जो आपका रक्त बह रहा है, इसमें इन रक्त से जो ब्लड प्लाज्मा है वो रिस रिस कर इन रक्त वाहिकाओं के बाहर और ऊतकों के बीच के इन खाली जगहों पर आ करके यहाँ पे बैठ जाता है। इसी को कहते हैं लसिका या लिम्फ या लिम्फोसाइट। अब ब्लड तो लाल रंग का होता है, लेकिन ये लसिका या जो आपका लिम्फ है बेटा, ये रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। एक प्रकार का अंतर भी मान सकते हो, ब्लड लाल रंग का होता है लेकिन लसिका कैसा होता है, रंगहीन होता है। तो लसिका क्या है ये समझे, अभी मैं और बताऊंगा लसिका और रक्त को कंपैरिजन करके। पहले तो लसिका क्या है ये आप समझ लो कि रक्त वाहिकाओं और ऊतकों के बीच में भरा हुआ रंगहीन तरल जो द्रव नुमा संरचना है हमारे शरीर में, वही लसिका है। और ये कैसे बनता है, तो ये ब्लड प्लाज्मा रिस रिस करके आपका उन अंतरा कोशिकीय अवकाशों में भर जाते हैं और ये लसिका जो है वो आपका बनता है, ठीक है। रक्त लाल रंग का होता है लेकिन लसिका जो होता है वो रंगहीन होता है, ठीक है। इसके अलावा भी जो है वो आपके अंतर होते हैं। क्या अंतर होते हैं, ब्लड में बेटा देखो आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों पाया जाता है, लेकिन लसिका में आप याद रखना केवल डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है। रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन लसिका में केवल डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, वही रिस करके इसमें आता है, आरबीसी रिस करके नहीं आ पाता, राइट। दूसरी बात, इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जबकि लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो आपका अधिक होती है। तो अंतर को भी मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। परिभाषा तो मैंने आपको बताया ही कि रक्त वाहिकाओं से रिस करके ब्लड प्लाज्मा रक्त वाहिकाओं और ऊतकों के बीच के अंतरा कोशिकीय अवकाशों में जब भर जाता है वो कहलाता है लसिका। यह एक रंगहीन तरल द्रव होता है जिसमें केवल डब्ल्यूबीसी होता है, जबकि ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये तीनों कणिकाएं होती हैं। रक्त लाल रंग का होता है, लसिका रंगहीन होती है, कोई रंग नहीं होता उसका, पानी जैसे बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा अगला मतलब अंतर हो जाता है कि रक्त लाल रंग का होता है जबकि जो लसिका होती है वो रंगहीन एक तरल जो है वो आपका द्रव होता है, ठीक है। तो ये हो गया लिम्फ के बारे में, लसिका के बारे में या लिम्फ नोड के बारे में, ठीक है। लिम्फ नोड कुछ देर पहले मैंने डब्ल्यूबीसी में बताया था कि लिम्फ नोड में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसके अलावा येलो बोन मैरो में भी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। एक चार्ट में आपके सामने रख देता हूँ रक्त और लसिका में अंतर का, उससे थोड़ा सा और आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है लसिका, एक तरफ लिखा हुआ है रक्त। लसिका रंगहीन तरल ऊतक होता है जबकि रक्त गहरे लाल रंग का ऊतक है।
लसिका में आरबीसी नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी केवल पाया जाता है, जबकि रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों पाया जाता है। लसिका में CO2 की मात्रा अधिक होती है और O2 की मात्रा कम होती है, जबकि रक्त में CO2 की मात्रा अधिक होती है और O2 की मात्रा अधिक होती है। सिंपल फंडा है, बस रक्त में याद रखना O2 की मात्रा अधिक होती है और लसिका में याद रखना CO2 की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो इसी के साथ हमारा जो ब्लड वाला एरिया है, रक्त वाला चैप्टर है, वो आपका समाप्त तो होता है, लेकिन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमने ब्लड वेसल्स जो है वो आपका पढ़ा है। इस सेशन में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसका एक और हिस्सा बचा हुआ है जो कि है हार्ट या हृदय। उसको अगर हम पढ़ते हैं अगले क्लास में तो हमारा ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है खत्म हो जाएगा, फिर हम किसी दूसरे चैप्टर पे जो है वो आपका चले जाएंगे। अंतिम में आपको बता दूं कि स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहां पे आप व्हाट्सएप करके निशुल्क बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें क्लासेस के लिंक के साथ साथ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रयोगशाला परिचारक की कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी 7470960094। याद रहे केवल इसमें वही छात्र व्हाट्सएप करें जिनको पेड क्लासेस से रिलेटेड जानकारी चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जितने भी पद अभी आने वाले हैं या आ सकते हैं, उन सभी की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अवेलेबल है, जिसमें जीएस पार्ट पूरी तरीके से मेरे द्वारा जो है वो आपका अध्यापन कराया जाता है। चाहे वो आपका प्रयोगशाला परिचारक हो, सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती हो, छात्रावास अधीक्षक हो, शिक्षक हो, एडीओ हो, पटवारी हो, पीएससी प्री हो, व्यापम हो, पीएससी प्री प्लस व्यापम लॉन्ग टर्म कोर्स हो, या फिर आपका स्पेशल छत्तीसगढ़ हो, ये सभी क्लासेस भी अवेलेबल हैं। इन सभी पेड कोर्सेज की जानकारी आपको इसी पेड कोर्सेज के व्हाट्सएप नंबर 7470960094 पर प्राप्त होगी। फ्री क्लासेस के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप ना करें, उसके लिए डिफरेंट व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आप वहां पे व्हाट्सएप करें। मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।